जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th NCERT के फिजिकल ज्योग्राफी यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और कई सारे चैप्टर्स हमने इस बुक के अंदर डिस्कस किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की बात की, द अर्थ को समझा, लैंडफॉर्म्स वाले सेक्शन को कंप्लीट किया। और जो चौथा हमारा यहाँ पे यूनिट है क्लाइमेट, इसमें हमने चैप्टर 8 को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। और नाउ हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 9 पर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर पर। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इंसोलेशन की बात की। देखिए इंसोलेशन क्या होता है, जो सन से एनर्जी आती है अर्थ के सरफेस में वो इंसोलेशन कहलाती है। यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। ये जो टर्म है इंसोलेशन, ये आप देख सकते हैं जो एक्रोनिम है, यानी IN फिर SO फिर लास्ट का अगर हम वर्ड देखें तो यहीं से ये मिल करके बनता है इंसोलेशन, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। बहुत बेसिक सा वर्ड है, बट ध्यान रखना है आपको कि इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दोस्तों इसके बाद हमने बात की थी कि जो सन से रेडिएशन आती है पृथ्वी की सतह तक, इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो इंसोलेशन में बदलाव देखने को मिलते हैं, ये कुछ फैक्टर्स के कारण होते हैं, जिनमें रोटेशन सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जो लेंथ है डे का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसके बाद कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अगर स्टार्टिंग में हम समझें रोटेशन, तो रोटेशन का अपना महत्व है, और रोटेशन के बेसिस पे जिस पार्ट जो सतह सूर्य के सामने होगी, सूर्य के नज़दीक होगी, उस सतह में ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेफिनेटली ये मैटर करेगा, बिकॉज हमें पता है कि जो पृथ्वी की सतह है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री अपने प्लेन के अकॉर्डिंग झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री परपेंडिकुलर झुकी हुई है। यानी दोनों ही आप कह सकते हैं, जब बात आएगी कि अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री। दोस्तों पृथ्वी अपनी अक्ष के 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो अर्थ का टिल्ट है, ये काफ़ी फिनोमिना के पीछे का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चाहे हम बात कर लें सीजनल वेरिएशन की, जैसे हमें पता है डे और नाइट के लेंथ में सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी ये जो डे और नाइट की जो लेंथ है, इनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो जो सेकेंड हाफ होता है जून के महीने का, इनमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो डे का टाइम होता है ये 14 आवर्स का देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जब 14 आवर्स का डे है, तो नाइट जो है वो 10 आवर्स की देखने को मिलेगी। ये हम बात कर रहे हैं जून महीने की। अगर इसी तरीके से हम बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में अगेन सेकेंड हाफ में जो ये डे का आवर है 14 आवर से घट करके केवल 10 आवर्स की ही डे देखने को मिलती है। तो ये जो इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में, इसके पीछे काफ़ी प्रमुख रीजन अर्थ टिल्ट है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करें इंसोलेशन की, तो इंसोलेशन का काफ़ी प्रमुख रिलेशन अर्थ की टिल्ट के साथ है। जैसा कि जो अर्थ है ये टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, और काफ़ी जो इंसोलेशन की, जैसा अभी हमने बात की कि इंसोलेशन जो रिसीव होता है डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट प्लेसेस में, ये जो वेरिएशन है ये अर्थ की टिल्ट के कारण देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें 21 दिसंबर की, तो जो नॉर्थ पोल है ये अर्थ से मैक्सिमम टिल्टेड देखने को मिलता है, जिससे जो सनलाइट है ये डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है, इनमें कोई इंसोलेशन नहीं देखने को मिलता दिसंबर के टाइम में। लेकिन ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मैक्सिमम इंसोलेशन देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली ये कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी। जैसे 3 महीने बाद अगर हम बात करें, तो जो अर्थ है ये इस पोजीशन में पहुंच जाती है जो मैक्सिमम ओवरहेड होती है इक्वेटर के। यानी अब जो इंसोलेशन होगा वो डायरेक्टली इक्वेटर में देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे यही बात आपको ध्यान रखनी है कि चूंकि अर्थ टिल्टेड है, इस कारण से ये सभी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ओवरव्यू भी अगर आपको पता होगा। अभी इस चैप्टर के बाद डेफिनेटली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत बेसिक लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है हीट बजट, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से जो 100% इंसोलेशन रिसीव होती है वो किस तरीके से मैनेज होती है। तो उस चीज़ में भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ से भी बहुत बेसिक लेवल के सवाल आते हैं कि जो इंसोलेशन है ये किस तरीके के वेव फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट। तो बहुत आपको अगर ओवरव्यू भी पता होगा, वैसे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि साल के किस दिन में किस तरीके के सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें 21 जून की, तो अर्थ अगर जैसा अभी हमने बात की कि अर्थ जो है वो मैक्सिमम ओवरहेड होगी सन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को रिसीव करेगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो बात ठीक है कि सीजनल वेरिएशन के कारण इंसोलेशन में जो अमाउंट है वो अलग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जो अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ का कर्वेचर का मतलब क्या है, हमें पता है कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, राइट, बल्कि अर्थ की जो शेप है ये जियोइड है। कई बार हमने डिस्कस की है। तो ये जो हमने जियोइड की जब बात की, तो ये जो कर्वेचर है ये भी काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि जो इंसोलेशन हायर लेटीट्यूड में पहुंचेगी इन्हें लार्जर एरिया में स्प्रेड होना पड़ेगा, इस वजह से इंसोलेशन थोड़ी घट जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो यहाँ पे इंसोलेशन जिस भी ऑब्वियसली इक्वेटर पे जब पड़ेगी तो एरिया यहाँ पे कम है, इस वजह से अमाउंट जो है वो स्कैटर नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें इन एरियाज के साथ, तो यहाँ पे जो इंसोलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिकॉज अब जो रेज आ रही हैं वो स्लेंट हैं, इस कारण से ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी बताई गई है, द हायर द लेटीट्यूड द लेस इज़ द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जितनी ऊंचाई में, जितने ज़्यादा लेटीट्यूड में अगर हम देखें वो उतना ही कम एंगल बनाती हैं, इस वजह से स्लेंट सनरेज देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और यही बात यहाँ पे भी है, देखिए, इफ़ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज। चूँकि एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, एरिया बढ़ चुका है, इस वजह से जो एनर्जी मिलेगी ये बढ़ जाएगी ज़्यादा एरिया में, और जो नेट एनर्जी कहलाएगी वो घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया में डिवाइडेड हो जाने के कारण जो इंसोलेशन है ये घट जाएगा। तो ये इमेज भी काफ़ी अच्छी है एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, चूँकि स्लेंट जो रेस हैं वो इन जगहों पे पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जब हम इसे कंपेयर करें इक्वेटर के मुकाबले। तो दोस्तों ना बात करते हैं कि ये जो इंसोलेशन है यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये एटमॉस्फेयर में किस तरीके से पास करती हैं। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर पर हमने सेपरेटली लास्ट के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में बातें की है और डिटेल से डिस्कस किया है कंसेप्ट को, एटमॉस्फेयर के विभिन्न जो लेयर्स होते हैं इन पर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है ये लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये पास कर जाती हैं एटमॉस्फेयर से बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। हालांकि अभी हम लोग आगे हीट बजट के कॉन्सेप्ट में देखेंगे किस तरीके से बहुत सारा जो परसेंटेज है सनलाइट का यानी इंसोलेशन का, ये एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस के अंदर ये बताया गया है कि जो इंसोलेशन की अमाउंट है ये वेरी करती है। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कई सारे इसके पीछे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें इंसोलेशन की ट्रॉपिक्स में, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमें पता है हीट ज़्यादा है, इंसोलेशन ज़्यादा मिलती है, जबकि पोल्स में बहुत कम इंसोलेशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजहों में सबसे प्रमुख वजह तो हमने यही देखी, अर्थ की टिल्ट वाली। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया किस तरीके से एरिया बढ़ जाने के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी जो अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम इंसोलेशन है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउडीनेस है ये सबसे कम होती हैं। दोस्तों अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो इंसोलेशन रिसीव होता है अर्थ को, ये किस वेव फॉर्म में आता है।
तो जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है ये, तो शॉर्ट वेव के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जो सनलाइट आ रही है ये बहुत ज़्यादा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है। लेकिन ऑब्वियसली ये पृथ्वी की सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो उस टाइम पे ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल के रूप में वापस यानी रिफ्लेक्ट बैक करता है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हीटिंग के कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सब चीज़ें पहले समझ लेते हैं, ऑल्दो हमने कई बार डिस्कशन भी किया है। सो ये इमेज काफ़ी बढ़िया है इस चीज़ को समझने के लिए, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन को। सो कंडक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यानी जो हीट ट्रांसफ़र होती है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है, जबकि कन्वेक्शन की बात करें तो ये लिक्विड और गैसेज में देखने को मिलती है, और रेडिएशन ऑब्वियसली रेडिएशन मेथड से। नाउ ये बातें काफ़ी क्लियरली समझ में आएंगी। देखिए ये जो अर्थ है आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, जो हीट है, ये तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं बिकॉज ऑब्वियसली सन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक करने की बात आती है पृथ्वी की सतह से, तो ये लॉन्ग वेव फॉर्म के रूप में रिफ्लेक्ट करती हैं। और यही जो रीजन है, तो जो एयर है कांटेक्ट में लैंड के साथ ये स्लोली हीट होते हैं, और जो अपर लेयर्स है इनके कांटेक्ट में ये भी इस कारण हीट होते हैं। जैसे अगर इसे एग्जांपल से हम समझें तो यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव हो रहा है ये जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो एक एक करके पृथ्वी के सभी लेयर्स को, एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स को हीट अप करेगा। और ये जो मेथड है ऑब्वियसली कंडक्शन कहलाएगा, बिकॉज अभी हमने समझा कि कंडक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होगी। लेकिन इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कन्वेक्शन का भी प्रोसेस देखने को मिल रहा है। और कन्वेक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर की जो वर्टिकल हीटिंग हो रही है वो कहलाता है कन्वेक्शन का प्रोसेस। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हीटिंग भी होगी एटमॉस्फेयर की। ऑब्वियसली जब किसी सतह पर हीट है तो वो चारों तरफ हीट फैलेगी, तो अलग अलग बस ये मेथड है, नाम है। तो कन्वेक्शन हमने समझा कि जो वर्टिकल हीटिंग है एटमॉस्फेयर की वो कन्वेक्शन कहला रही है। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का यानी हॉरिजॉन्टल हीटिंग, ये एडवेक्शन कहला रही है। इवन अगर हम देखें मिड लेटीट्यूड्स में तो जो ज़्यादातर डायurnal यानी डे और नाइट के जो वेरिएशन है डेली वेदर में, इनका कारण एडवेक्शन ही है। और इंडिया में समर सीजन में हम लोकल विंड जो लू होती हैं ये भी तो ऑब्वियसली एडवेक्शन प्रोसेस के कारण ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का ये एडवेक्शन कहलाता है। दोस्तों ना बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ सरफेस, राइट। तो यही इसका मतलब भी है। जो इंसोलेशन की हम बात कर रहे हैं यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो अर्थ को रिसीव होती हैं ये शॉर्ट वेव के फॉर्म्स में रिसीव होती हैं। और इससे क्या होता है? अर्थ की सतह ऑब्वियसली हीटअप होती हैं। अब ये जो अर्थ हीट होती हैं इसके बाद अर्थ खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती हैं और एनर्जी को रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अभी हमने बात की इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, लेकिन जो आउट गोइंग रेडिएशन होगी ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि जब इंसोलेशन की अगर हम बात करें यानी सूर्य से आने वाली एनर्जी की, तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगी, बट जब बात आएगी वापस रेडिएट बैक करने की तो उस टाइम पे ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस जाएगी पृथ्वी की सतह से। दोस्तों लेकिन ग्रीन हाउस गैस फेनोमिना आपने सुना होगा। तो ये रीज़न जैसे अभी हमने बात की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की कि पृथ्वी की सतह से जो वापस इंसोलेशन रिफ्लेक्ट बैक होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाती है, और ये लॉन्ग वेव के फॉर्म की होती हैं। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये एटमॉस्फेरिक गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज की, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके बाद अगर हम बात करें जलवाष्प की यानी वाटर वेपर की, तो ये काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और जो पृथ्वी की सतह से जो वापस सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हीट बजट, लेकिन इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में ही कवर करेंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं हीट बजट वाले कॉन्सेप्ट के साथ।